तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये आपका समुच्चय चैप्टर है, यानी क्लास 11th का पहला चैप्टर है। आपने 1.1 के प्रश्नों को अगर देखा है, वो वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर रखा है। क्लास 11th मैथ्स नाम से एक प्लेलिस्ट है जिसमें क्लास 11th मैथ्स वन शॉट लिखा हुआ है। आप वहाँ जाके उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्नों को सॉल्व किया गया है। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 के यानी 1.2 के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये बहुत छोटी सी प्रश्नावली है। टोटल इसमें 6 प्रश्न हैं और 6 प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें हमें पढ़ना क्या है, तो सिर्फ 2 चीज़ें पढ़नी है। इसमें 2 चीज़ें क्या क्या पढ़नी है कि एक तो समुच्चय का प्रकार ऐसा जिसमें हमें पढ़ना है रिक्त समुच्चय। क्या पढ़ना है? इसमें हमको पढ़ना है रिक्त समुच्चय। कैसा समुच्चय? रिक्त समुच्चय, ठीक है। और एक चीज इसमें पढ़ना है परिमित तथा अपरिमित। परिमित तथा अपरिमित, इतनी चीज़ें हमें पढ़नी है। इसकी मदद से हम इसके प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, रिक्त समुच्चय, इसको क्या करता हूँ, थोड़ा ऐसे लिखता हूँ। रिक्त समुच्चय क्या है? आपने पिछले वीडियो में समुच्चय को समझा। रिक्त समुच्चय क्या होता है? ऐसा समुच्चय जो वास्तव में संभव हो ही ना। रिक्त मतलब खाली, रिक्त मतलब खाली। और रिक्त समुच्चय को हम कुछ इस तरह से दर्शाते हैं। या तो आप सिर्फ ऐसे कोष्ठक छोड़ दीजिए, या फिर आप इसे फाई से दर्शा दीजिए। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फाई। क्या बोलते हैं? फाई बोलते हैं, ठीक है। आप चाहे इसे ऐसे लिखिए, चाहे इसे ऐसे लिखिए। आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ऐसे आप इसको नहीं लिख सकते। ये तरीका गलत होगा, ठीक है। मतलब दोनों चीज़ें नहीं, या तो ये या तो ये, दोनों एक ही है, ठीक है। अब हमने समझा रिक्त समुच्चय क्या होता है। तो रिक्त समुच्चय अभी बताया नहीं मैंने सिर्फ ये बताया कि रिक्त समुच्चय को ऐसे दर्शाते हैं या फिर ऐसे दर्शाते हैं। ऐसे नहीं दर्शाया जाता है। रिक्त समुच्चय कहते किसे हैं? तो ऐसा समुच्चय जो हो ही ना, ठीक। जैसे कि देखो, अब आप कक्षा 9 में पढ़ रहे हैं, ठीक। आप कक्षा 9 में पढ़ रहे हैं या आप कक्षा 11 में पढ़ रहे हैं। तो क्लास 11 में कक्षा 12 के विद्यार्थियों की संख्या, कक्षा 12 के विद्यार्थियों का समुच्चय, तो कैसा समुच्चय होगा? रिक्त होगा ना। अरे 11 में 12 कहाँ से आ जाएगा? तो 12 के विद्यार्थी नहीं होंगे, यानी ऐसा समुच्चय जो खाली हो, रिक्त हो। तो खाली को या आप ऐसे कर दीजिए, चाहे ऐसे कीजिए। परिमित तथा अपरिमित क्या होता है? ऐसा समुच्चय जिसकी संख्या निश्चित हो उसे परिमित कहते हैं, और ऐसा समुच्चय जिसकी संख्या निश्चित ना हो उसे अपरिमित कहते हैं। जैसे कि मैं कह दूं 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्या, 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्या। तो सिंपल सा है, क्या क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा और 10। ये फिक्स है, निश्चित है। जब समुच्चयों की संख्या निश्चित होती है उसे हम कहते हैं परिमित समुच्चय। हमने कह दिया प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, सिर्फ इतना कह दिया, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या होगा? अरे प्राकृतिक संख्या तो बहुत सारी है, उसकी संख्या निश्चित नहीं है। तो जिसकी संख्या निश्चित नहीं है वो अपरिमित, जिसकी संख्या निश्चित है वो परिमित। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि जिसकी संख्या निश्चित हो। संख्या क्या? अवयवों की संख्या। जिसके अवयवों की संख्या निश्चित हो, जिसके अवयवों की संख्या निश्चित हो, वो परिमित कहलाएगा। और जिसके अवयवों की संख्या,
जिसके अवयवों की संख्या निश्चित ना हो, की संख्या निश्चित ना हो, मतलब अनंत हो, उसे अपरिमित कहते हैं। अपरिमित समुच्चय कहलाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा। बस इतनी पॉइंट अगर आप समझ गए तो हम क्वेश्चन पे चलते हैं। हमने कहा रिक्त समुच्चय, जिसके समुच्चय पता ही ना हो ही ना सकता हो, उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। जिसके अवयवों की संख्या निश्चित हो, फिक्स हो, वो परिमित समुच्चय। जिसके अवयवों की संख्या निश्चित ना हो, उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। ठीक है, हम चलते हैं प्रश्नों पे अपने। हमारा पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। अभी मैंने आपको बताया ही कि रिक्त समुच्चय किसे कहा जाता है ना। रिक्त समुच्चय के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो देखो सबसे पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है। पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, से लिख दो। पहला प्रश्न हमारा ये है कि 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। विषम प्राकृत संख्या आप जानते हैं, तो विषम प्राकृत संख्या क्या होती है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, हर बार ऐसे 2-2 बढ़ता चला जाएगा। तो ये तो हमारी हुई विषम प्राकृत संख्या। ये क्या हुई, विषम प्राकृत संख्या। क्या इसमें से कोई ऐसी संख्या है जो 2 से भाग हो सकती है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, 2 से भाग सिर्फ सम संख्या हो सकती है। यहाँ तो सारी विषम संख्या है, तो ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जो 2 से भाग हो सके यहाँ पे। ठीक है, ऐसा नहीं दुनिया में नहीं है। अरे विषम ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो सके। तो 2 से भाज्य कोई भी विषम संख्या नहीं है। इसका मतलब ये क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा। या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो हम इसको टिक मार देंगे कि ये क्या है, रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। ठीक है, किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही है। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। दूसरा प्रश्न ये है कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अभाज्य संख्या सम में कौन कौन सी है, देखिए पहले तो हम अभाज्य संख्या देखते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आप लोग जानते हैं, 10th में पढ़े थे, 9th में भी पढ़े थे और छोटे क्लास में भी पढ़े थे। अभाज्य कहते हैं एक ऐसी संख्या जो किसी भी पहाड़े में ना आए। एक तो एक के पहाड़े में आए और स्वयं के पहाड़े में आए, और किसी पहाड़े में ना आए, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इस तरह तो अभाज्य संख्या हम कहेंगे 2, 3, 5, 7, 11, 9 नहीं, 9 तो विषम है, 9 तो 3 के पहाड़े में आ जाता है, जो किसी भी पहाड़े में ना आता उसे अभाज्य कहते हैं। 11, 13, 17, 19 ऐसे ऐसे बहुत सारी संख्या है, ये सब अभाज्य है। इसमें सम कौन सी है, सिर्फ 2 ही है जो सम है और अभाज्य भी है। तो 2 इसमें क्या है, सम अभाज्य संख्या है। तो इसका उत्तर दूसरे का जो होगा वो क्या होगा, 2 होगा। ठीक, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो सम अभाज्य संख्या हमें मिल गई, ये सम भी है अभाज्य भी है। इसका मतलब ये तो खाली नहीं है, इसका तो उत्तर आ रहा है भाई 2। इसका सम अभाज्य संख्या तो होती है ना, तो होती है, तो ये रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं है। बात क्लियर है। ठीक है, तीसरा देखते हैं। x के लिए x एक प्राकृत संख्या है। x जो है वो 5 से छोटा है और साथ ही साथ 7 से बड़ा है। कौन सी ऐसी संख्या है जो 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो? अरे 7 से 5 से भी बड़ा है, तो 5 से छोटी संख्या 7 से बड़ी कैसे हो सकती है? नहीं समझे? मैंने कहा, इसने ये कहा कि x जो है वो 5 से छोटा है, ठीक है, लेकिन x 7 से बड़ा है। यहाँ देखो, जिधर डबल मुंह होता है वो बड़ा होता है। इसने आपसे कहा x जो है वो 7 से बड़ा है लेकिन 5 से छोटा है। अरे 5 खुद 7 से छोटा है, तो फिर 5 से छोटी संख्या 7 से बड़ी कैसे हो सकती है ना? इसका मतलब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 7 से बड़ी हो और 5 से छोटी हो। 5 से छोटी तो 7 से भी छोटी होगी ना,
तो 7 से बड़ी हो ही नहीं सकती। इसका मतलब यही 5 से छोटी कुछ भी ले लो, 4 ले लेंगे तो क्या वो 7 से बड़ी होगी? नहीं होगी। 3 लेंगे 7 से बड़ी होगी? नहीं होगी। 5 से कोई भी छोटी संख्या जो होती है वो 7 से बड़ी नहीं हो सकती है। इसका मतलब ये कैसा उदाहरण है? माफ कीजिएगा, यहाँ पे ये रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। कैसा उदाहरण है? रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। ऐसी कोई संख्या नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ चौथा प्रश्न क्या है। y के लिए y किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। उभयनिष्ठ बिंदु जानते हैं? एक ऐसा बिंदु जहां पे दो रेखाएं मिलती हो उभयनिष्ठ बिंदु कहते हैं। जैसे हमने कहा एक रेखा ऐसी, एक रेखा ऐसी, ये जो पॉइंट है जहां पर ये दोनों रेखा मिली है, इस पॉइंट को कहते हैं उभयनिष्ठ बिंदु। जहां पर दोनों रेखाएं मिलती हो उन्हें क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ बिंदु कहते हैं। अब इसने कहा दो समांतर रेखा है। अब समांतर रेखा कैसी होती है? समांतर रेखा तो बिल्कुल एग्जैक्ट होती है भाई ना। समांतर रेखा कैसी होती है? समांतर रेखा जो होती है वो कुछ इस तरह से होती है। समांतर रेखा कुछ इस तरह से होती है। एक ऐसी रेखा आपकी है ये, और एक रेखा और लेते हैं ये रेखा जो हमारी है, ठीक। अब बताओ, इस रेखा को चाहे जितना भी बढ़ा देंगे, इसको चाहे जितना बढ़ा दे दोनों को, क्या कभी ये एक दूसरे से मिलेगी? नहीं। अगर ये एक दूसरे से मिल ही नहीं रही है तो जहां मिलेगी उसी को तो उभयनिष्ठ बिंदु कहते हैं। तो समांतर रेखा कभी एक दूसरे से मिलती ही नहीं, और जब कभी मिलेगी ही नहीं तो इसका उभयनिष्ठ बिंदु कहीं मिलेगा ही नहीं। तो इसने कहा दो समांतर रेखाओं का एक उभयनिष्ठ बिंदु है, तो इसका तो बिंदु नहीं होता है। इसका मतलब ऐसा कोई बिंदु नहीं होता है, इसलिए ये भी हमारा क्या है? रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। ये भी क्या है? रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। किसी को दिक्कत नहीं है? किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है? नहीं होता है। किन्हीं भी दो रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु होता ही नहीं है, इसलिए ये भी हमारा क्या है? रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। सिर्फ एक ऐसा ही था जो रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं था, बाकी ये तीनों हमारा रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, अगले प्रश्न पे। अगला क्या है देखिए, दूसरा, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से परिमित है और कौन से अपरिमित है? इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं, अब सही से दिख रहा होगा, क्लियर। चलिए, इसमें कहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है। अब परिमित और अपरिमित तो जानते हैं आप सभी ना, मैंने अभी बताया ना वीडियो के स्टार्टिंग में। तो देख लीजिए, इसको भी वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो मैंने क्या कहा था? जिसकी संख्या, जिस समुच्चय के अवयवों की संख्या निश्चित होती है वो परिमित होता है, और जिसकी संख्या निश्चित नहीं होती है वो अपरिमित होता है। तो इसमें देखो, वर्ष के महीनों का समुच्चय, तो भैया ये तो हम सबको पता है। वर्ष के महीनों का समुच्चय, वर्ष के महीनों का समुच्चय किसको नहीं पता है? सबको पता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 महीने होते हैं। संख्या निश्चित है, तो संख्या निश्चित है इसका मतलब ये क्या है? परिमित है। ये क्या है? परिमित है। किसी को दिक्कत है? नहीं, होनी ही नहीं चाहिए ना, संख्या निश्चित है तो ये परिमित है। दूसरा देखो, 1, 2, 3 और 3 के बाद ये प्राकृतिक संख्या जो 1 से स्टार्ट हुई और अनंत तक जा रही है। अनंत तक जा रही है मतलब कभी समाप्त नहीं हो रही। समाप्त नहीं हो रही मतलब अनंत तक जा रही है, और अनंत मतलब होता ही है अपरिमित। अनंत मतलब क्या होता है? अपरिमित होता है। तो सीधी सीधी बात यह है कि 1 से लेकर ये अनंत तक जा रहे हैं मतलब संख्या निश्चित नहीं है, और जब संख्या निश्चित नहीं होता है तब उसको हम बोल देते हैं अपरिमित। बताओ, किसी को दिक्कत है? नहीं, है ना। दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। यहाँ देखिए, 1, 2, 3 ऐसे ऐसे चलते चलते 99, 99 के बाद 100, मतलब सीधा सीधा फिक्स है कि 1 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्या लिखी गई है। मतलब संख्या निश्चित है, 100 से आगे हमें बढ़ना ही नहीं है, 1 से पीछे हमें हटना नहीं है, मतलब फिक्स है। और जब फिक्स है उसको हम बोल देते हैं भैया परिमित। क्या बोल देते हैं? परिमित।
किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर देखो 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, इसको बताओ 100 से बड़े धन पूर्णांक क्या होंगे? 100 से बड़े धन पूर्णांक क्या क्या होंगे? आप कहेंगे 100 होगा, 101 होगा, 102 होगा, ऐसे ऐसे तो बहुत सारा होगा भाई, ऐसे ऐसे तो बहुत सारा होगा ना। 100 से बड़ी तो बहुत सारी गिनतियाँ हैं, दुनिया की 100 से ऊपर जितनी भी गिनतियाँ हैं सब 100 से बड़ी हैं। तब क्या होगा? 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय निश्चित तो है ही नहीं, ये तो बढ़ते चला जा रहा है, अनंत तक जाएगा। इसका मतलब सीधा सीधा है ये क्या है? अपरिमित होगा, क्योंकि संख्या निश्चित नहीं है, अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए ये अपरिमित होगा। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, अभाज्य तो आप जानते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 21, ऐसे ऐसे करते करते जाएंगे तो यहाँ पे हम देखते हैं कहाँ से जाएंगे? 2, 3, 5 और ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएंगे। लास्ट में एक संख्या मिलेगी 97। 97 भी अभाज्य संख्या है जो किसी भी पहाड़ी में नहीं आती है, ठीक है। 98 तो आती है, 99 तो आती है। इतनी संख्याएं हमारी हैं जो 100 से छोटी अभाज्य संख्या, मतलब संख्या निश्चित है। और जब संख्या निश्चित है इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? परिमित होगा। लीजिए, सिंपल सा था, ये भी समाप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला है वही है जो अभी पहले सॉल्व किए। निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। इसमें भी हमें परिमित और अपरिमित ही बताना है। इसमें भी देखो x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय हमने यहाँ बनाया। ये है x अक्ष, ये क्या है? x अक्ष बनाएंगे कुछ इस तरह से, ये x अक्ष हुआ और ये y अक्ष हुआ, नहीं ये x अक्ष हुआ और ये है x अक्ष। ठीक, अरे इसको बोलते हैं हम लोग x अक्ष। क्या बोलेंगे? x अक्ष। और ये है y अक्ष। ये बात क्लियर है। अब इसने कहा x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। अब इसके समांतर कितनी रेखाएं हो सकती हैं? तो चलो देख लेते हैं कितनी हो सकती हैं। तो हमने कहा चलो चेक करते हैं ना कि कितनी रेखाएं खींच सकते हैं हम। तो पता चला कि यहाँ पे रेखाओं का तो पूरा रिश्तेदार आ गया। ये भी समांतर है कि नहीं? ये भी समांतर है कि नहीं? x अक्ष के समांतर ये भी है, फिर ये भी x अक्ष के समांतर होगा। छोटी हो चाहे बड़ी, सब x अक्ष के समांतर हैं। जो एक दूसरे से कभी ना मिले, चाहे जितना बढ़ा दें, वो सब क्या है? समांतर। तो ऐसे तो बहुत सारे खींच सकते हैं, कोई लिमिट ही नहीं है, जितना मर्जी उतना खींच दो। तो इसका मतलब इसकी संख्या फिक्स नहीं है, इसकी संख्या फिक्स नहीं है। इसका मतलब ये आपका जो समुच्चय होगा वो कैसा होगा? अपरिमित होगा। जिसकी संख्या निश्चित नहीं उसे क्या बोल देंगे? अपरिमित बोल देंगे। चलिए दूसरा है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय कौन नहीं जानता है? पहली, दूसरी, तीसरी हर क्लास का बच्चा जानता है कि ABCDEFGH से लेकर टोटल Z तक हमारे पास कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। संख्या तो निश्चित है, 26 अक्षर होते हैं ना। और जिसकी संख्या निश्चित उसको हम क्या बोल देंगे? परिमित बोल देंगे। अब बताओ, किसी को दिक्कत हो तो बताओ। 26 अक्षर ही तो होंगे, तो ये संख्या निश्चित है, इसका मतलब ये कौन सा समुच्चय है? परिमित है। अब तीसरा है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। ऐसी संख्या जो 5 के गुणज हैं। तो भैया इसको देखते हैं। मैंने कहा 5 एकम 5, ये भी 5 का गुणज है, 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 ये भी 5 का गुणज है। बताओ, ऐसे तो बहुत सारा हो सकता है। इस तरह तो कोई संख्या फिक्स ही नहीं हो रही है। अरे कितनों 5 से तो किसी को भी गुणा कर सकते हैं,
किसी ने मना थोड़ी किया है, तुम्हारे ऊपर है। तो इसका मतलब इसकी भी संख्या फिक्स नहीं है, और जिसकी संख्या फिक्स नहीं है उसको क्या बोल देते हैं हम? अपरिमित बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? अपरिमित बोल देते हैं। ठीक है, बात क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। ये आ लिखा है यहाँ पे अपरिमित। चलिए नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। पृथ्वी पर रहने वाले कितने जानवर हैं इसका हमें बताना है। तो अब ये मत सोचिएगा कि आप समुच्चय पढ़े हैं तो उसमें आपने देखा था अधिक खतरनाक जानवरों का। यहाँ खतरनाक की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो पृथ्वी पर जितने जानवर रहते होंगे लगभग जानवरों की प्रजातियां पता होंगी। जब मनुष्यों की संख्या पता है, हालांकि मनुष्यों से हो सकता है जानवर ज़्यादा ही हो, लेकिन जानवरों की भी संख्या हमें निश्चित होगी। तो पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय क्या है? परिमित है, क्योंकि ये बात का पता लगाया जा सकता है, इस बात को निश्चित किया जा सकता है कि ये परिमित है। जानवरों को पता लगाया जा सकता है कि इस पृथ्वी पर कितने जानवर रहते हैं, इसलिए इसकी संख्या निश्चित है, और इसकी संख्या निश्चित नहीं थी, इसलिए ये क्या हो गया था? अपरिमित हो गया था। और ये क्या है? परिमित है। पांचवा प्रश्न है, मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। अब देखो, हम जानते हैं कि जब हम ये बनाते हैं, ये हमारा x अक्ष होता है, ये क्या है? x अक्ष है, और ये क्या है? y अक्ष। क्या है? y अक्ष। ठीक, इसको हम बोलते हैं x अक्ष, इसको बोलते हैं y अक्ष। यहाँ पे जो बिंदु होता है उसे कहते हैं 0 0, इसी को बोलते हैं मूल बिंदु। इसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। अब इसने कहा मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। हमने एक वृत्त बनाया, हमने क्या किया? यहाँ पे एक वृत्त बनाया। ठीक, हमने एक ऐसा वृत्त बनाया जो कि कहाँ से होकर जाएगा? मूल बिंदु से होकर जाएगा। ठीक है, इसको इधर खिसकाते हैं। चलो वैसे बना देते हैं। एक वृत्त हमने बनाया जो यहाँ से होकर गया, एक वृत्त हमने बनाया जो यहाँ से होकर गया। अरे क्या हो रहा है इसको, यहाँ से लेते हैं आकृतियाँ। एक ये वृत्त, एक ये वृत्त, एक ये वाला वृत्त, एक ये वृत्त, इन सब वृत्तों को हम मान लो इकट्ठा कर दे रहे हैं। मान लो यहाँ 0 0 से होकर ये भी गया, 0 0 से होकर ये भी गया, ये भी 0 0 से होकर जा रहा है, ये भी यहीं से मूल बिंदु से होकर जा रहा है। ठीक, ऐसे बहुत सारे वृत्तों को हम कॉपी कर लेते हैं। ये भी देखो, ये भी 0 0 से होकर जा रहा है, जा रहा है कि नहीं? सब 0 0 से होकर जा रहे हैं। ऐसे और बहुत सारे वृत्त हम उठा सकते हैं, ऐसे और भी बहुत सारे वृत्त उठा सकते हैं, छोटा बड़ा लेके। ये भी हमारा यहीं से जा रहा है 0 0 से होकर। तो ऐसे तो बहुत सारे वृत्त हो सकते हैं जो 0 0 यानी मूल बिंदु से होकर जाते हैं। तो इस तरह पता ही नहीं लगाया जा सकता है ना, अनंत बिंदु होते हैं, मूल बिंदु से होकर जाने वाले बहुत सारे वृत्त होते हैं। तो इसकी संख्या निश्चित नहीं है। जब संख्या निश्चित नहीं, इसलिए इसको हम क्या बोल देंगे? इसलिए हम इसको बोल देंगे ये कैसा समुच्चय है? अपरिमित समुच्चय है। अब बताओ, किसी को दिक्कत है परिमित और अपरिमित में? मुझे तो नहीं लगता, इतना सिंपल टॉपिक था, ये सबको समझ में आया होगा। रिक्त समुच्चय, परिमित और अपरिमित सबको समझ में आया होगा ना। चलिए, अब ज़्यादा सवाल है नहीं, बस ये सवाल है चौथा, चौथा के बाद पांचवा। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि आपको एक क्लियर दिख पाए, है ना। चलिए, यहाँ से हम इसको अब समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अब ये हमारा चौथा प्रश्न है, इसके बाद हम पांचवा देखेंगे और छठवां। छठवें पे खत्म हो जाएगी प्रश्नावली। निम्नलिखित में बताइए कि a बराबर b है अथवा नहीं है। हमें ये बताना है कि a और b आपस में बराबर है या फिर नहीं है। तो ये बड़ा सिंपल सा है, इसमें क्या करना है, हमें सिर्फ ये ढूंढना रहता है
कि ए का अवयव बी में है या नहीं है। दोनों का अवयवों की संख्या सेम हो, जैसे इसमें 4 है तो इसमें भी 4 हो, इसमें ए है तो इसमें भी ए हो, इसमें बी है तो इसमें बी हो। जो अवयव इसमें वही अवयव इसमें होना चाहिए, किसी में कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तब हम कहेंगे ए बराबर बी है। ऐसा नहीं है तो हम इसे कह देंगे ए बराबर बी नहीं है। अब इसमें देखते हैं, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, आगे पीछे से मतलब नहीं है, कहीं भी होना चाहिए बस। बी इसमें, बी इसमें है, सी इसमें, सी इसमें, डी इसमें, डी इसमें। एक भी अवयव ऐसा नहीं है जो एक दूसरे में कम या ज़्यादा हो। इसका मतलब सीधा सीधा है, हम कहेंगे ए और बी आपस में क्या है, बराबर है। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, देखो 4 इसमें, 4 इसमें, 8 इसमें, 8 इसमें, 12 इसमें, इसमें 12 है ही नहीं, बस तुरंत इसको लिख देंगे कि A इक्वल नॉट B। जैसे एक भी मिसमैच हुआ तुरंत वहीं पर इसको लिख देंगे कि A और B बराबर नहीं है। अगला देखो 2, 4, 6, 8, 10, B बराबर है x के लिए, x एक सम धन पूर्णांक है और x जो है वो 10 के बराबर भी है, 10 के बराबर भी है और 10 से छोटा है। तो देख लेते हैं समधन पूर्णांक। समधन पूर्णांक इसका क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा। इसने कहा 10 तक हमें लेना है, 10 से छोटी रहेगी लेकिन 10 तक हम ले सकते हैं। अब देखो मैच करते हैं, 2 इसमें और 2 इसमें, फिर देखो 4 इसमें, 4 इसमें, 6 इसमें, 6 इसमें भी, 8 इसमें, 8 इसमें भी, 10 इसमें और 10 इसमें। सिंपल सा मतलब है, दोनों की अवयवों की संख्या समान है, सब कुछ सेम है, तो लिख देंगे कि A बराबर क्या होगा, A बराबर क्या होगा, इसमें B होगा। बात क्लियर है, ये भी सबको समझ में आया होगा। चलिए ये बराबर है, ये भी बराबर है, ये बराबर नहीं है, ये बराबर है। a बराबर x के लिए x संख्या 10 का एक गुणज है, ये वाला 10 का गुणज है। 10 का गुणज मतलब सीधा सीधा है 10, 10 गुणे 2 यानी 10 दूना 20, 10 गुणे 3 मतलब 10 तियाँ 30, 10 गुणे 4 मतलब 10 चौक 40, 10 गुणे 5 मतलब 10 से 50। ऐसे ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं इसमें, है ना। ऐसे ऐसे बहुत सारी संख्याएं जो 10 का गुणज मतलब जो जो 10 के पहाड़े में आता है वही सब। और इसमें देखो, यहाँ देखो, यहाँ 10, यहाँ भी 10, यहाँ 15, यहाँ 15 नहीं है, बात तुरंत खत्म, लिख दो A इक्वल नॉट B। जैसे ऐसी कंडीशन आई मतलब ये और B आपस में बराबर नहीं है, ये हमारा इसका हो गया उत्तर। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर ये हो गया, ये भी हमारा क्या है, A और B बराबर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सा था वो। 5वां प्रश्न है कि क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। हमें बताना है क्या ये युग्म आपस में समान है या फिर नहीं है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। A बराबर 2, 3 और B बराबर है, हमारे पास एक समीकरण है। समीकरण क्या है, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब इसका हमें शून्यक निकालना पड़ेगा, जो कि आप क्लास 10 में पढ़े थे। हम कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस कौन सा पहाड़ा लगाएं कि जिसमें 6 आए और जोड़ने पर 5x आए, तो हम कहेंगे 2 प्लस 3 अगर हम लगाते हैं तो 2 3 5 भी होगा और 2 तिहाई 6 भी होगा। 5 की जगह हमने 2 प्लस 3 लिखा, x की जगह x प्लस 6 बराबर में 0 कर देंगे। तो हम कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 को x से गुणा करेंगे 2x, 3 को x से गुणा करेंगे 3x प्लस 6 बराबर में 0। इसको इधर बंद करते हैं, इसको इधर, x को कॉमन लेंगे, बचेगा x प्लस 2। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ये आता है। यहाँ पे हमने 3 कॉमन लिया तो x प्लस 2 बराबर में 0। यहाँ हमें मिला x प्लस 2 और यहाँ हमें मिला x प्लस 3, क्योंकि इन दोनों में ये कॉमन हुआ तो x प्लस 3 बराबर में 0। अब हम कहेंगे कि जब x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर कितना होगा, ये प्लस 2 उस पार जाएगा तो माइनस 2। इसी प्रकार जब x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर ये प्लस 3 उधर जाएगा माइनस 3।
चलिए रिकॉर्डिंग अपने आप स्टॉप हो गई थी। यहाँ पे हम ये तो समझ गए हैं कि x बराबर -2 और x बराबर -3 आया है। तो हम कहेंगे इसका जो आंसर आया है ये आया है, इसका जो आंसर आया है वो -2 और -3 आया है। अब आप बताइए इसमें 2 और 3 है, इसमें -2 और -3 है, क्या ये समान है? आप कहेंगे नहीं, तो ये युग्म समान नहीं है, तो लिख देंगे समान नहीं है। ठीक है, चलिए अब ये देखते हैं। x के लिए x शब्द फॉलो का एक अक्षर है और b बराबर है y के लिए y शब्द वोल्फ का एक अक्षर है। इसका हम समुच्चय करते हैं, a बराबर वाले का समुच्चय कर लेते हैं। f को एक बार लिखेंगे, o को एक बार लिखेंगे, l को एक बार लिखेंगे, w को भी एक बार लिखेंगे। अब बताइए समुच्चय में किसी को रिपीट नहीं करते हैं, f को एक बार लिखा, o को लिखा, l को लिखा, फिर से l को नहीं लिखना है, फिर से o को नहीं लिखना है, w। b बराबर क्या है, w को एक बार लिखेंगे, o को एक बार लिखेंगे, l को एक बार लिखेंगे और f को एक बार लिखेंगे। f इसमें भी, f इसमें भी, o इसमें, o इसमें, l इसमें, l इसमें, w इसमें, w इसमें। समुच्चय की संख्या भी समान है और सारे अवयव भी समान है। इसका मतलब ये युग्म क्या है, समान है। ये दिया गया युग्म क्या है, समान है। बताओ किसी को दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे अंतिम प्रश्न है। इसमें हमें क्या करना है, नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। समान समुच्चयों का चयन कैसे करना है पहले देखते हैं। a बराबर 2, 4, 8, 12। देखो कहाँ है, 2 इसमें है, 4 भी इसमें है, 8 इसमें नहीं है, मतलब ये a का मैच तो नहीं है। फिर a का मैच इसमें देखते हैं, इसमें तो 2 नहीं है, पहले तो 2 होना जरूरी है, ना ये वाला a का मैच है ना ये वाला a का मैच है। अभी हम a से मैच कर रहे हैं, इसमें देखते हैं ये भी a का मैच नहीं है, नहीं 2 तो है, 4 भी है, 8 नहीं है, ये भी नहीं है, इसमें भी कुछ मैच नहीं करा, इसमें भी नहीं करा, इसमें भी नहीं करा, इसमें भी नहीं करा। सीधा सीधा मतलब ये है कि a का मैचिंग तो कोई नहीं है। इसका मतलब है कि हम a को यहाँ पर सीधा सीधा खत्म करते हैं। a को क्या कर देंगे कि a का कोई भी समुच्चय समान नहीं है। चल रहा है? हाँ देखिए b बराबर 1, 2, 3, 4। अब देखो 1 यहाँ है, इसमें 1 नहीं है, इससे तो कोई मतलब नहीं है। 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, ये वाला इस वाले के समान है कि नहीं? मैंने कहा 1 इसमें, 1 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें। हम कहेंगे कि b जो है वो किसके बराबर है, d के है। b किसके बराबर है, d के बराबर है। तो हमने लिख दिया b और d आपस में क्या है, बराबर है। और कहीं देखो, और तो नहीं है भैया, 1, 2, 3, 4 कहीं नहीं है। तो चलिए ये वाला बात क्लियर हुआ कि b का कोई जोड़ीदार मिल गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे चलते हैं अगले पे। हम c को चेक करते हैं। हमने a और b को चेक कर लिया, हमने a को चेक कर लिया, b को चेक कर लिया। अब हम c को चेक करते हैं। इसमें 4, इसमें भी 4, इसमें 8, इसमें 8 नहीं, इसको छोड़ दो। इसमें 4 और कहीं 4 नहीं है, मतलब c को भी हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। c को भी हम समझ लो चेक कर चुके। ठीक है, तो जिन जिन को हम चेक करते जा रहे हैं उस पर हम टिक मारते जा रहे हैं। इसको चेक कर लिया, इसको चेक कर लिया, इसको कर लिया। d को चेक करते हैं। d तो हो गया 1, 2, 3, 4, d और b आपस में बराबर था। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं -1 और 1। यहाँ भी देखो 1 और -1, मतलब दोनों तो सेम है, अवयव भी सेम है। 1 और 1 दोनों में, इसमें -1, इसमें भी -1, इसमें 1, इसमें 1, मतलब हम लिखेंगे e और g आपस में क्या है, बराबर है। e बराबर किसके है, g के है। ये भी हमारा आंसर हो गया, ये भी हमारा आंसर हो गया। और देखिए, और इसको भी हमने चेक कर लिया। e बराबर g, हाँ। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इनको भी चेक कर लिया। हमने e को चेक कर लिया और g को चेक कर लिया। ठीक है, चलिए
इसके बाद हम F वाले को चेक करते हैं। F में 0 और A, इसमें 0 तो है लेकिन A नहीं है, मतलब सीधा सीधा है, इसका भी कोई मैच नहीं है, इसका भी कोई मैच नहीं है ना। तो ये भी बात क्लियर है, ये भी बात क्लियर है। अब 0 1 तो कहीं दिख ही नहीं रहा, तो ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्नावली बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। अब हम इसके अगले प्रश्नावली में इससे भी बेहतर अंदाज में मिलेंगे। अगर आपको इसका लिखित नोट चाहिए, मतलब हैंड रिटन नहीं, सिर्फ यही जो हमने लिखा है, अगर आपको मौका नहीं मिला हो लिखने का, तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल पे आप जाके जुड़िए और इसके जो लिखित नोट्स है, जैसा मैंने इस पर लिखा है, उसको देखकर आप लिख सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी इसका लिंक पिन किया हुआ पाएंगे, वहाँ पर भी आप इसको आसानी से ढूंढ सकते हैं। धन्यवाद।